कल वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान था। एक सेकंड रुक जाइएगा। हाँ हाँ, तो अपना करते रहो। ठीक है, ये था, आवाज नहीं। इस रिंग का मास 6m, यानी बिगर, और लोग लिख लेते हैं बिगर रिंग मास 6m, कोऑर्डिनेट 0,0। लेफ्ट रिंग मास स्मॉल m, ये है -a, ये है राइट रिंग मास स्मॉल m, a, वर्टिकल लाइन मास m, कोऑर्डिनेट्स 0,0। हॉरिजॉन्टल लाइन मास m 0, ठीक। YCM पूछा है ना, m1 y1 कितने सेगमेंट है, 1 2 3 4 5, m1 y1, m2 y2, m3 y3, m4 y4, m5 y5 अपॉन m1 m2 m3 m4 m5, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। 6m, 0, m, a, m, a, m, 0, m, -a on 6 + 4 10m, तो ये 0, ये और ये 0, ये 0, ma डिवाइडेड बाई 10m, a बाई 10, ठीक है ना। एकदम चूरन क्वेश्चन था, ठीक। लेकिन एग्जाम में जब मिलता है तो आसान क्वेश्चन भी नहीं हो पाता है ड्यू टू एग्जाम प्रेशर, है ना। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स की बहुत करनी है। ये क्वेश्चन तो हो गया, लिखिए। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ फायर क्रैकर्स, नहीं कॉन्सेप्ट है। मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, motion of the center of mass of firecrackers exploding in air, motion of the center of mass of the firecrackers exploding in air, ठीक है। चलो देखिए, अब इसमें क्या होगा। जैसे कहना ये होता है कि एक अगर क्रैकर्स था, ठीक है ना, मतलब एक बम है, उसको आपने यहां से फेंका, गया 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 और यहाँ पे वो बूम फट चुका, ठीक है ना। तो यहां से तो बम खत्म। अब क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल हैपन इन सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास में क्या चेंजेस होंगी। चलो मेरी बात फिर से सुनना, क्या चीज मैं बोल रहा हूँ। एक आपने पटाखा लिया, पटाखा उसमें आग लगा दी और ऐसे फेंक दिया प्रोजेक्टाइल, तो ऐसे गया 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 और यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे तुम्हारा जो भी ऑब्जेक्ट था वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो पूछा इसके सेंटर ऑफ मास के साथ क्या होगा। सेंटर ऑफ मास विल वेनिश, पहला ऑप्शन। सेंटर ऑफ मास विल फॉल डाउनवर्ड, ठीक है ना, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन, सेंटर ऑफ मास विल कंप्लीट देयर ओन पाथ। फोर्थ ऑप्शन, सेंटर ऑफ मास विल मूव अलोंग द पार्टिकल्स आफ्टर एक्सप्लोजन। 4 ऑप्शन गिवन है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन ये है कि फायर क्रैकर्स follows projectile path and in the mid air it explodes, then what will happen about center of mass? Options क्या क्या हैं? Number 1, center of mass will destroy.
यहाँ इसके बाद कोई सर इसका मोशन ही नहीं है। दूसरा, सेंटर ऑफ मास विल फॉलो, इट विल मूव वर्टिकली डाउनवर्ड एट दिस प्लेस। थर्ड ऑप्शन, सेंटर ऑफ मास विल फॉलो कंटिन्यूअस पाथ, ठीक है ना। एंड फोर्थ ऑप्शन, इट विल मूव अलोंग विद द एक्सप्लोडिंग पार्टिकल्स। तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही है? क्वेश्चन लिख लो, पहले क्वेश्चन लिखो। फायर क्रैकर, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अ फायर क्रैकर प्रोजेक्टेड such that it follow projectile parabolic path लिखना, projectile लिखना, it follows parabolic path in mid-air it explodes, then what will happen about center of mass? What will happen about center of mass? Number one, first one है center of mass will vanish from this point. Center of mass will vanish from this point. इसके बाद center of mass vanish हो जाएगा, खत्म, ठीक। नंबर टू, it will follow, it will move along, it will, क्या लिखेंगे इसमें? नहीं, it will fall down, है ना, it will fall down vertically. Third one, it will complete projectile path. And last one, it will move along with the particles. ये किसी पार्टिकल, किसी एक पार्टिकल के साथ चला जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है ना। इट विल कंप्लीट प्रोजेक्टाइल पाथ, ठीक है ना। रीजन सुनिए क्यों, रीजन सुनिए क्यों। देखिए रीजन ये है बेटा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ड्यूरिंग एक्सप्लोजन, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द, ड्यूरिंग एक्सप्लोजन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल, ठीक है ना। तो जब एफ एक्सटर्नल नहीं लग रहा है तो उसके चेंजेस जो होने हैं वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर देखो पहले पार्टिकल यहाँ पे कैसे जा रहा था, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा था, यहाँ एक्सप्लोड हो गया, तो अभी भी वो वही से ही चेंज करता जाएगा, ना ही ये रुकेगा और ना ही ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। आपने ऐसा पढ़ा है? ऐसा नहीं पढ़ा, आपने कभी नहीं पढ़ा। किसी बॉडी को अगर रोकना है तो फोर्स लगाना है, उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो फोर्स लगाना है, और अगर रुकी हुई ऑब्जेक्ट है उसको मूव कराना है तो भी फोर्स लगाना है। बोलिए ये चीज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो सेंटर ऑफ मास के साथ भी यहीं पे यहाँ पे काम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज के हम लोग तुमको प्रूफ दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो मैं लिखूंगा वो थ्योरी बाद में लिखनी है, फिलहाल इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। और रीजन क्या होगा? रीजन होगा नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ड्यूरिंग एक्सप्लोजन, दैट्स व्हाई नो चेंज विल टेक्स प्लेस, ठीक है ना। अगर ये यहाँ से मोशन कर रहा था सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, इस तरफ चला आ रहा था। अब कहोगे सर ऑब्जेक्ट तो डिस्ट्रॉय हो गया, ये पार्टिकल अपनी अपनी डायरेक्शन में ऐसे जाएंगे कि ये जो हमारा पाथ है सेंटर ऑफ मास का ये कंप्लीट हो जाएगा। कुछ फोर्स लगेगा ना जब एक्सप्लोड होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्सप्लोजन इज द एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मैंने आपको बता रखा है। एक्सप्लोजन इज द, क्यों? क्योंकि जरा ये बताओ, जब एक्सप्लोड हो रहा था कोई बम तो उसमें क्या फोर्स लग रहा था? एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहा था। एक्सप्लोजन में कोई फोर्स लग रहा था क्या? नहीं। उसमें तो क्या हुआ, आग अंदर गई और उसकी जो दबी हुई पोटेंशियल एनर्जी थी वो डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। बोलो कोई फोर्स लगा क्या? कोई फोर्स नहीं लगा।
तो इसलिए यहाँ पे ऐसा होगा। अच्छा, बाकी चीजें तुम्हें मैं समझा देता हूँ यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, जरा सोचो। हाँ, अभी आपने पढ़ा है ना आरसीएम, अभी ये पढ़ा है ना सेंटर ऑफ मास किसी पार्टिकल की पोजीशन का, m1 r1 m1 r1 m2 r2 m3 r3 डॉट 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 m1 m2 m3 डॉट डॉट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x टाइम। ठीक है, तो जैसे करोगे तो drcm अपॉन dt कैन बी रिटन एज m1 dr1 अपॉन dt प्लस m1 dr2 अपॉन dt प्लस m3 dr3 अपॉन dt प्लस डॉट 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 अपॉन मास एज इट इज। तो ये फॉर्मूला कैसा बन गया, ये फॉर्मूला बन गया m1v1। बहुत कम बच्चों को ये फॉर्मूले पता होते हैं और अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर पाते। आपको ऐसे क्वेश्चंस अप्लाई करना है, ठीक है। ये देखो, तो अब हमारे लिए सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी से मूव करेगा वो ये निकल के आया। अगर मेरे पास, मेरा ध्यान से सुनना सर, आरसीएम था पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अब जरा सोचो, अब आपको मूविंग ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करनी है। अभी तक आप किसकी बात करते, कोई लैमिना रखा हुआ था, दो पार्टिकल सिस्टम रखा हुआ था, तो उसमें आप सेंटर ऑफ मास निकाल रहे थे, आराम से पोजीशन निकाल दिए। लेकिन जरा सोचो बेटा कि अगर आपके पास दो बॉल हैं, उनका इनिशियल सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे बीच में, इस तरह समझो, यानी यहाँ पे ये दो बॉल्स ली, इनका मास डिफरेंट है क्योंकि ये इंक खत्म हो गई, ये इंक अभी भी है, ठीक। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, बीच पॉइंट पे होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट टुवर्ड्स हैवियर ऑब्जेक्ट। तो अब देखो, ये हल्की है, ये भारी है, तो इधर शिफ्ट हो गया। अब मान लो मैंने इसको 5 मीटर पर सेकंड दिया, इसको 2 मीटर पर सेकंड दिया, या मोशन कर रहे हैं दोनों, अब दोनों ऐसे मूव करते जा रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास भी तो मूव होगा, है ना। तो यानी इस सिस्टम के साथ साथ इसका सेंटर ऑफ मास भी मूव होगा। अगर आपसे पूछे कि नहीं सेंटर ऑफ मास की मुझे वेलोसिटी बताओ कि किस वेलोसिटी से मूव हो रहा है, तो अगर मैंने यहाँ 2 मीटर पर सेकंड दिया है, ये 3 मीटर पर सेकंड दिया है, तो सेंटर ऑफ मास की जो हम लोगों का वेलोसिटी होगा वो इस फॉर्मूले से आया। और ध्यान से सुनना, मैंने वेलोसिटी बोला है तो डायरेक्शंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले होगा, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर से इधर आ रहा है और ये इधर से इधर आ रहा है, तो इसके लिए जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव कंसीडर होगी, क्योंकि डायरेक्शन कैसी है, तो बोलो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक। ये तो तब की बात थी जब केवल आप वेलोसिटीज को कंसीडर कर रहे थे। किसी ने कहा कि सर फोर्स लगा रहा हूं मैं तो बॉडीज में, ठीक है, तो क्या होगा, फिर से अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा, dVcm अपॉन dt इज इक्वल टू m1 d1 अपॉन dt प्लस m2 dV2 अपॉन dt प्लस m3 dV3 अपॉन dt प्लस अपॉन सॉरी यहाँ था। तो ये फॉर्मूला मेरा कितना आ गया, ये फॉर्मूला आ गया ACM, यानी M1A1 M2A2 M3A3 डॉट 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 अपॉन M1 M2 M3 डॉट 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 इतना। ये बोलो, ये एक्सेलरेशन वाला आ गया कि नहीं आ गया। यानी अब जब कभी भी हमको ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन गिवन है, दो ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन गिवन है, तो सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। बोलो, इतनी बात समझ में आएगी नहीं आएगी। अब जरा यहाँ पे सुनना, नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन तो बता दिया था और इसी के प्रूफ में निकल रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। ध्यान सुनो लड़के, बात कर रही है। तो ये टोटल मास अगर इधर मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो नीचे इक्वेशन थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड अगर टोटल मास मैं ACM में मल्टीप्लाई कर दूं, M1A1 M2A2 M3A3 डॉट 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 डॉट, ये आ रहा है ना। लेकिन ये तो F एक्सटर्नल होगा तभी तो काम चलेगा बेटा, बोलो।
है ना। तो जब हमारा F एक्सटर्नल ही 0 होगा तो MACM क्या होगा, 0 होगा, यानी ACM की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो सिमिलरली अगर ये ACM 0 है मतलब सेंटर ऑफ मास का जो नेट एक्सेलरेशन है वो 0 है। बात समझ रहे हो? तो यानी इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास जिधर हमारा जा रहा था वैसे ही चलता चला जाएगा। ग्रेविटी तो लग रही है, ग्रेविटी तो ग्रेविटी लग रही थी तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा था, बस खत्म काम। एक्सटर्नल बोल रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स की बात मैं बोल रहा हूं। तो कोई ऐसा एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा जो उसकी डायरेक्शन को चेंज करवाने के लिए बोले, आवाज उठाए कि नहीं मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करूंगा। कोई ऐसा है क्या? कोई नहीं है। तो जब एक्सेलरेशन ही सेंटर ऑफ मास का 0 है तो ना ही वो रुकेगा, ना ही वो अपनी स्पीड चेंज करेगा और ना ही वो अपनी डायरेक्शन को चेंज। अब बात समझ में आई? क्लियर है? नोट करो जल्दी से। हेडिंग लिख लेना, व्हेन सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज मूविंग। तो भाई एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए लिखिए एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? अ पार्टिकल ऑफ मास 5 kg, 5 kg, अ पार्टिकल ऑफ मास 5 kg, a particle of mass 5 kg projected with an angle 45 degree from the horizontal. Projected with an angle 45 degree from the horizontal. Full stop. This particle at mid-air explodes such that this particle explodes in mid-air such that two kg particle hits the ground at 4 meter distance from the projection point. 4 meter distance from the projection point. Then what will be the position of the 3 kg particle from the projection point? What will be position of 3 kg particle from the projection point? ये क्वेश्चन है। देखो आप ट्राई करवाते हो कि नहीं। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको कैसे करेंगे। हो सकता है कई लोगों का हो भी गया हो। तो सिंपल सी बात है सर, ये बम ऐसे था, पहले बात तो कंफर्म है, फाइनल सेंटर ऑफ मास यहाँ आने वाला है। हुआ क्या था, यहाँ से एक्सप्लोड कर गया दो पार्ट में, एक पार्ट यहाँ चला गया होगा, एक यहाँ आ गया होगा। तो 2 kg वाले को आपने बता दिया है। अब क्यों पता चला, देखते हैं कैसे। सर पहले रेंज निकाल लेते हैं। u²/2g होता है कि g होता है? u²/g होता है। u²/g, ठीक। तो जैसे ही हुआ सर 5 × 5 डिवाइडेड बाई 10, 2.5 मीटर। बोलो रेंज तो ये आ गई, क्लियर है। यानी रेंज हमारे सेंटर ऑफ मास की कहां पे है, 2.5, और वो पार्टिकल कहां पे गया है, 4 मीटर में। ये डिस्टेंस चाहिए x1, है ना। तो बोलो बात समझ में आ रही। फॉर्मूला क्या होता है, xcm = m1x1 m2x2 अपॉन क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम, मास दिया तो भाई, मास दिया तो है मैंने। अरे वो sin 90 हो जाएगा ना, sin 2 थीटा। अरे u² में क्या है, u²।
यू स्क्वायर तो इनिशियल U स्क्वायर में 5 क्या बोल रहा U है? स्क्वायर का मास है यू स्क्वायर यू की वैल्यू यू स्क्वायर नहीं दिया क्या मैंने? U स्क्वायर की वैल्यू आपने U स्क्वायर U की वैल्यू अच्छा, U मैंने नहीं दिया, आपने कर U देना था, इसमें U देना था, U की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड ऊपर कहीं लिख लो। पार्टिकल ऑफ मास 5 kg प्रोजेक्टेड विद एंगल मैंने दे दिया था और वेलोसिटी नहीं दी थी U, तो U होगा 5 लिख लो, ठीक है 5 लिख लिया, ये आ गया। अब जरा देखो एक्सियम का तुम्हें पता है, अगर वो ओरिजिन ये है तो इसकी पोजीशन पता है ना, तो 2.5 m1 बोले तो अगर इसका ले लेते हो, m1 इसका लेना है 3 वाले का, तो 3 into x1 plus 2 into 4 divided by 5, ठीक है कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 3x1 प्लस 8 इधर माइनस में आ गया, 12.5 माइनस 8 इज इक्वल टू 3x1, तो कितना हो जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x1 1.5 या सेंटीमीटर मीटर जो भी है, तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी 1.5 मीटर है सेंटीमीटर क्या होगा, मीटर में बोला था ना मीटर। तो बोल बात समझ में आई कि नहीं आई? तरीका समझ में आया? कैसे हुआ कि सर यहाँ से गया और एक्सप्लोड हो गया, तो लेकिन सेंटर ऑफ मास तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा ना, और एक्सप्लोड होने के बाद एक पार्टिकल इधर गिर गया और एक पार्टिकल इधर गिर गया, तो फाइनली जो गया वो यहाँ से कितनी दूरी पे गिवन है, 4 मीटर पे गिवन। सेंटर ऑफ मास आपको गिवन है, यानी इसके कोऑर्डिनेट पता है, इसका ये यहाँ से डिस्टेंस नहीं पता, बस फार्मूला यही लगेगा, ठीक है ना। इसका मास 3 kg मैंने बोला है, हैवियर ब्लॉक है, ये लाइटर वाला 2 kg वाला यहाँ चला है, ठीक है। तो बोलो बात समझ में आई नहीं आई? कोई डाउट है इसमें? नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा लिखो उसमें, टू kg ball is moving 5 meter per second towards right. 2 kg ball moves towards right with speed 5 meter per second. पहले क्वेश्चन लिखो फिर बाद में पूछ लेना। 2 kg ball moves towards right with 5 meter per second and 3 kg ball moves 10 meter per second towards left. ठीक है, what will be the velocity of center of mass at this instant of the system? What will be the velocity of center of mass of this system at this instant? अरे यार किसी सिचुएशन में वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा VCM m1 v1 m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना, क्लियर है। तो जब यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ से 2 into 5 प्लस 3 into minus 10 अपॉन 2 plus 3 10 minus 30 अपॉन 5 माइनस 4 मीटर पर सेकेंड आंसर, ठीक है। आ गया, नोट करो। नहीं माइनस आई लिखो, माइनस आई। अब देखो यहाँ पे माइनस आई लिख दो, क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस में ही मोशन है। अगर मैंने यहाँ पे वेलोसिटी आई और जे में दिया होता तो ये आंसर भी आई और जे में ही आता, ठीक है।
देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन गिवन फिगर व्हेन ब्लॉक्स आर in given figure when blocks are released then what will be the acceleration of the center of mass? In given figure when blocks are released then what will be the acceleration of center of mass? ठीक है, कैसे करेंगे पता है सर? ये ब्लॉक है, इसमें 3G नीचे, इसमें 2G नीचे, टेंशन एक ही होगा। सपोज ये ब्लॉक अगर A से A2 मान लेते हैं इसको, ये A2 नीचे आएगा तो ये A1 ऊपर जाएगा। वो बात अलग है कि A1 A2 इसलिए डिफरेंट है जस्ट बिकॉज क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन डिफरेंट है। चलो पहले आप ए नाम ले लो, ए निकाल लोगे कहते आ जाएगा तो यहाँ पे लिखते हैं FBD फ्रॉम FBD ऑफ 3 kg कितना हो जाएगा सर? 3 kg ये है, 3G नीचे, T ऊपर, एक्सेलरेशन इधर, 3G माइनस T इक्वल टू 3, ठीक? फ्रॉम FBD of 2 kg T 2G A T minus 2G is equal to 2A, ठीक है ना? ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा? 3G माइनस T इज इक्वल टू 3A, T माइनस 2G इज इक्वल टू 2A, T से T कैंसिल आउट, G बाई 5। तो देखो भाई लड़के यहाँ से क्या हो जाएगा पता है? A1 किसी एक को मान लो। अगर आप मान लेते हो कि A1 कौन है? 2 kg वाला ब्लॉक, A1 की वैल्यू है प्लस का G बाई 5 और A2 का वैल्यू हो जाएगा माइनस का G बाई 5। तो ACM पूछा है ना, M1 A1 M2 A2 अपॉन कितना हो जाएगा? 2 इंटू G बाई 5 प्लस 3 इंटू माइनस G बाई 5 अपॉन 2 प्लस 3 5। क्लियर है? एनी डाउट? ठीक, यहाँ से कितना हो गया? 2G बाई 5 3G बाई 5 अपॉन 5 कितना हो गया सर? ये सर हो गया माइनस G बाई 5 अपॉन 5 माइनस G बाई 25। बोलो आंसर आया कि नहीं है? नहीं समझ में आया? क्या गलती होगी? प्लस में आ रहा है तो प्लस में नहीं आएगा, माइनस में ही आएगा क्योंकि पूरा सिस्टम देखो नीचे जा रहा है ना। हैवियर ब्लॉक किधर जा रहा है? नीचे ऊपर, तो सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट करेगा? अबे ठीक है।